माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आप लोगों का जो कि फ्रेंड्स 13 अक्टूबर प्रस्तावित डेट है, आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊँ। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल था जो आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव थॉट देगा। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको यह विश्वास होगा कि सब काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग जहां भी हैं, जिस कंडीशन में, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा, केवल आप लोग घूम रहे हैं। तो ये रहा आप लोग का थॉट आज का। क्लियर है? तो चलिए आज आप लोगों के सामने मैं सेट नंबर 23 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे सेट नंबर 1 से लेकर मैं 22 तक पूरे ओवरऑल 120 क्वेश्चन को बताऊँ। आज मैं केवल इस सीरीज में आप लोगों को केवल मैथमेटिक्स और जीके जीएस के क्वेश्चन को बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देख सकते हैं किस टाइप से ये क्वेश्चन आ रहा रीजनिंग है। देन आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस जो करने जा रहा हूँ, देखिए मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहाँ से प्रारंभ हो रहा। तो फ्रेंड्स, मैथ्स का क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखिए 31 से स्टार्ट हो रहा। तो चलिए मैथ्स के क्वेश्चन को मैं काफ़ी ट्रिक से भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं पे क्या लिख रहा है, 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम क्या करें, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर 8 और 12 का एलसीएम आप लोग लेंगे तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो आप लोग देखिए कितना आएगा। तो 8 और 12 का एलसीएम अगर 24 आएगा। क्लियर है? अब 24 का कौन सा मल्टीपल है जो 3 डिजिट का होता है? तो 24 3 48। सबसे पहले 24 पचे, तो 24 पचे क्या होता है, 120 होता है। आप लोग जानते होंगे। तो 24 पचे क्या होता है, 120 होता है, जो कि आप लोगों के साथ 3 डिजिट का होता है। तो आप लोग 120 क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु एक्स से दोगुनी है और वाई की आयु उसकी बहन एक्स से 9 वर्ष कम है। यदि पी की आयु क्यू से 20 वर्ष अधिक है तो वाई का वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, आप लोग बना लिए होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देखेंगे एक्स की वर्तमान आयु वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन की देखिए, एक्स का मान लीजिए कुछ वर्ष नहीं पता, आप ए मान लीजिए। क्लियर है? देन वाई का पता नहीं तो बी मान लीजिए। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिख रहा है, एक्स की वर्तमान आयु वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने। सबसे पहले इसका वर्तमान आयु देखिए के 2 गुने, तो यहाँ पे 3 गुने आप लोग इसको देखिए। तो एक कंडीशन आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल शो कर रहा है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2a - 3b, 2a - 3b इक्वल टू आप लोग को 9 आ गया, जो कि इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है। अब देखिए एक्स के पिता की आयु क्या लिखा है, 2a। क्लियर है? और वाई के बहन की आयु क्या लिखा है, b + 9 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो 2a + b + 9 करेंगे और इसमें क्या 20% अधिक है, ये कर देंगे। अब यहाँ से इक्वेशन कीजिए तो 2a - b इक्वल टू कीजिए टोटल 29 होगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। आप लोग को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग विलोपन विधि का यूज कीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा बी का जो वैल्यू आएगा, 19। और हम लोग को निकालना क्या था, वाई की वर्तमान आयु। तो वाई का जो वर्तमान हम लोग बी माने थे, तो कितना आ रहा, 19 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य? सबसे पहले 4 से उस संख्या विभाज्य होती है जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होती है। देखिए इसमें 34 आ जो कि डिविजिबल नहीं होता है, 54 जो कि डिविजिबल नहीं होता है, 42 भी 4 का टेबल में डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन आप लोग अच्छे से पता है 24 आप लोग 4 का टेबल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को पता हो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3। यहाँ पे पाई का वैल्यू लिखना नहीं था, पाई है पाई ले देंगे, r को 6 को 3 टाइम्स ले देंगे, 1 2 3। अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा ओवरऑल गुना कीजिएगा तो 288 पाई आएगा। क्या आएगा, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रेक्षण दे रहा है सारे में बहुलक निकालना। बहुलक का अर्थ होता है अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो 20 कितना टाइम्स से, देखिए 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स है। तो 20 आप लोग का सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए दी गई आकृति में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक समरूप है यानी सिमिलर है। CA और FD का अनुपात नहीं याद करना। देखिए सबसे पहले आप लोग का CA लिख रहा और एक आप लोग का FD लिख रहा। तो जब सिमिलर है तो आप लोग का ये जो 6 लिख रहा, तो 6 का इक्वल टू क्या लिखेंगे, 16 कर देंगे। देन ओवरऑल करिएगा तो 3:8 आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे 3:8, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं फास्टली पढ़ाऊँ क्योंकि आप लोगों का कल पेपर होने वाले परसों। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभाविक संबंध को उपयोग करके बहुलक का मान निकालना। फ्रेंड्स, आप लोग मैं बताना चाहता हूँ बहुलक का फॉर्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ। सबसे पहले याद रखें 3 मीडियन, यानी कि 3 मीडियन लिख दीजिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, 3 मीडियन - 2 मीन होता है। ये फार्मूला को यूज कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए 3 है 3, मीडियन का वैल्यू 30 ऑलरेडी लिख रहा, -2 है 2, मीन का वैल्यू 25 लिख रहा था। यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए तो 90 - 20 यहाँ 50 आ गया। तो ओवरऑल कीजिए तो 40 आ रहा है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
नाउ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के दोगुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनना। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए, क्लियर। अब देखिए क्या लिख रहा, ये समकोण त्रिभुज अब लिख रहा कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के दोगुने से 2 अधिक है। मान लीजिए एक भुजा x मान लें, क्लियर। तो इसका कर्ण जो इसका दोगुने से 2 अधिक, यहाँ तक ये मान लेंगे। अब क्या लिख रहा, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। तो तीसरी भुजा सबसे पहले अगर कर्ण का जो आधा करेंगे तो 2 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा और उसमें 13 अधिक करना, तो x + 1 + 13 यानी कि डायरेक्टली करेंगे तो x + 14 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और आप लोग को पूरा कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आप लोग को ये जो कर्ण है इस पर एक माध्यिका खींच देंगे। चलिए इसका नाम ले देते हैं कि आप लोग का ए है, आपका ये बी है, देन ये सी है और माध्यिका मान ली AD। तो आप लोग को BD का वैल्यू निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग वैल्यू फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग सॉल्व किए 2, देखिए यहाँ पे आप लोग सॉल्व किए होंगे तो 2x + 2, देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पे बेस का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू देखिएगा आप लोगों के सामने 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। देन वैल्यू निकालेगा तो देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू 16 आ जाए। देखिए मैं ले देता हूँ परपेंडिकुलर का, यहाँ पे मैं वैल्यू ले देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। परपेंडिकुलर का वैल्यू 16 आएगा। देन हाइपोटेनस का वैल्यू आएगा आप लोग के सामने 16 दूनी 32 2 34 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का 34 आ गया। देन आप लोग का बेस जो आएगा 16 4 20 आ गया, यानी 16 20 34 का रूल में आ रहा है, क्लियर है। आप लोगों को पूरा कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी, यानी AC की जब निकालना हो आप लोगों को क्या लिख रहा, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, यानी कि आप लोग को जो माध्यिका जो बोल रहा था आप लोग को BD लिख रहा है, यानी कि BD अगर निकालना है तो उसके लिए कंडीशन में बताना चाहता हूँ, ये हाइपोटेनस जो होता है उसका हाफ होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 34 आया था। 34 को हम लोग हाफ कर देंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 17 आएगा। तो राइट आंसर होगा 17। ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को दिख भी रहा होगा और मैं केवल कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर A को मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल बचे। जब भी क्रमशः आता तो यानी कि समझिए 72 में से 3 माइनस करेंगे, देन 122 में से 7 माइनस करेंगे। तो 72 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो आप लोगों के सामने 69 बचेगा। देन 122 में से 7 घटाएंगे तो 115 बचेगा, क्लियर है। अब दोनों संख्या का हम लोग HCF निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर दोनों संख्या का HCF निकालेंगे तो ओवरऑल आप लोगों के सामने 23 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बना लेंगे आप लोग। चतुर्भुज PQRS में एंगल R और एंगल S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं और एंगल STR बराबर 87.5 डिग्री है। यदि एंगल P और एंगल Q का अनुपात एंगल 2:3 है तो एंगल Q और P के मापों का अंतर ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना, देखिए सबसे पहले आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन बताना है, इस टाइप से आप लोग कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे P है, ये आप लोग का Q है, ये आप लोग का R है, ये आप लोग का S है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है एंगल STR। सबसे पहले आप लोग देखें STR, एंगल STR। फ्रेंड्स STR का जो वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे 87.5 लिख रहा है, तो हम लोग लिख दें। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एंगल P का वैल्यू 2x मान लेंगे, देन एंगल Q का वैल्यू 3x मान लेंगे, क्लियर है। तो ओवरऑल हम लोग अगर सॉल्व करेंगे आप लोग को पता होगा एंगल STR का वैल्यू का निकालोगे तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाफ कर देंगे, एंगल P प्लस एंगल Q होता है। तो 2x और 3x को जोड़ देंगे, क्या आएगा 5x आएगा, क्या आएगा 5x आएगा। और यहाँ पे देखिए STR का वैल्यू लिख रहा है आप लोग के सामने 87.5, तो 87.5 बराबर लिखेंगे 5x/2 लिखेंगे। ओवरऑल यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो 35 डिग्री आएगा, कितना आएगा 35 डिग्री आएगा, क्लियर है। अब देखिए आप लोग को बोला एंगल Q और एंगल P का डिफरेंस, तो 3x में से 2x गया, क्या बचेगा केवल x बचेगा, x का वैल्यू कितना 35 डिग्री। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर आएगा 35 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से जल्दी से भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। तो धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए आपका ये तेज पाइप है, ये मान लीजिए आपका ये तेज पाइप है, देन आप लोग का मान लीजिए धीमा पाइप। अब देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखे एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में तीन गति, तो मान लीजिए धीमा 1 है तो इसका 3 गुना कर दें। ओवरऑल समझ में आ गया। अब क्या लिखा, दोनों
पाइप एक साथ मिलकर 32 मिनट भर सकते हैं। तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 को हम लोग ओवरऑल किससे गुना करेंगे, 32 से। अब बोला कि धीमे पाइप, तो धीमे पाइप का क्षमता क्या था, 1 था, तो हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 1128 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दो संख्याओं का माध्य ज्ञात करें जिसका मध्यानुपाती 14 और तृतीयानुपाती 4808 है। फ्रेंड्स मध्यानुपाती जब भी बोले तो अंडर रूट ए बी होता है, तो अंडर रूट ए बी का वैल्यू 14 लिख रहा, तो हम लोग अगर रूट को हटाते तो ए बी आ जाए, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एक 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। क्या होता है ये, 196 होगा, यानी कि ए बी का वैल्यू निकालें तो 196 आएगा। क्लियर है। देन आप लोग को सेकेंड मध्य तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती अगर आप लोग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाय ए होता है, बी स्क्वायर बाय ए। इसका ओवरऑल वैल्यू दे रहा है 4802। क्लियर है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, इसको ऑप्शन से पुट कीजिए। देखिए सबसे पहले वैल्यू होता है मध्यानुपात का अंडर रूट ए बी होता है, तो देखिए मान लो ऑप्शन ए को चूज करते हैं, तो देखिए ए का वैल्यू आपका 2 है, बी का वैल्यू कितना 98, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 196, इसका वर्गमूल होता है 14 का, तो यानी मध्यानुपाती फिक्स हो गया। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 98, तो 98 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 से करेंगे, तो 2 का पहाड़ में कितना 49 टाइम्स कर गया, तो 98 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4802 आ गया। देखिए दोनों आप लोग का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इस क्वेश्चन को खुद से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 5 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, इसको आप लोग बनाए होंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों को क्रमगत का कंडीशन आता है तो आप लोगों को केवल एक ही यूज करना है। सबसे पहले बीच वाले संख्या को मान लीजिए x मान लीजिए। क्लियर है। अब इसके बाद वालों को प्लस में मान लीजिए, तो देखिए सम संख्या तो x + 2, देन अगला को मान लीजिए x + 5, इससे पहले वाले को मान लीजिए x - 2, देन एक और x मान तो x - 4, सारे को सम कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सम करेंगे तो ओवरऑल देखिए सारे का सम कितना लिख रहा था 2720 कर देंगे। ओवरऑल आप लोग देखेंगे 5x, तो 5x का वैल्यू आप लोग का आया होगा यहाँ पर 2720 आया होगा। 2720 आ गया होगा तो x का अगर वैल्यू निकालोगे तो 544 आ गया, 544 आ रहा। तो यहाँ पे आप लोग के सामने लिखा तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ नहीं करना, तीसरी संख्या, तो ओवरऑल आप लोग देखे होंगे तीसरी संख्या, सॉरी यहाँ पे तीसरी संख्या और पांचवी, तो देखिए पहली संख्या ये दूसरा था, तीसरा, तो तीसरा आप लोग का x ही था, तो x का वैल्यू 544 था। अब पांचवी संख्या आप लोग का x + 4 था, नहीं 544 + 4 जोड़ें तो 548 आएगा। तो ओवरऑल दोनों का सम कर देंगे तो आप लोग के सामने 1092 आएगा। क्या आएगा 1092। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ईजी था, बहुत ही बढ़िया था ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फ्रेंड्स, आप लोग को वही फार्मूला यूज करना। मध्यानुपातित का अंडर रूट क्या होता है ए बी, तो आप लोगों के सामने ए बी का वैल्यू दे रहा, बी भी दे रहा, तो इसको ऑब्वियसली अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्यूशन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। मोहन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पर 22,000 क्या लिख रहा है 2,20,000 की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपये लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा लौटाई गई राशि ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होता है PRT। पी का वैल्यू ओवरऑल देखेंगे तो कितना लिख रहा, क्या लिख रहा है 2,20,000। क्लियर है। कहीं दाएं 1,00,000 10,000 लाख यानी 2,20,000 लिख रहा। देन रेट क्या लिख रहा था 8% लिख रहा। देन टाइम लिख रहा था पहले वर्ष के लिए नहीं 1 लिख देंगे। ओवरऑल इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो 1 साल का जो ब्याज आएगा आप लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो देखिए 17,600 आएगा। क्लियर है। अब पहले वर्ष में चुकाने के बाद राशि तो ओवरऑल यहाँ पे आप लोग देखिए जो आ रहा 22 यानी कि 2,20,000 था उसमें से दोनों को माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंस कर देंगे 17600 के से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल आप लोग के सामने बचेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ 192,400 बच गया। क्लियर है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो आप लोग के सामने लिख रहा है 192,400। इसके हम लोग 8 से और 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 8% था ओवरऑल क्या करें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर डिवाइड कीजिए तो आप लोग के सामने 15,332 आएगा। अब क्या बोला दूसरे वर्ष के अंत में लौटाई गई कुल राशि, तो पहला में कितना था देखिए 17,600 था। क्लियर है। देन सेकेंड में हम लोग का जो वैल्यू आया था आप लोग देखे होंगे 15,300 कितना था 92 लाए थे। क्लियर है। अब ओवरऑल कितना था तो आप लोग देखे होंगे कितना लिख रहा है 1,92,400 लिख रहा था। हम क्या करेंगे सारे का सम कर देंगे तो ओवरऑल जो देगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। थोड़ा टफ था, बढ़िया था ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना यहाँ पे सॉल्व किए। देखिए 6 चक्के और 36, 36 और 6 क्या होता है 42, तो यहाँ 42 कर देंगे। देन 3 3 9 9 और 5 क्या होता है 14, तो यहाँ पे आकर 42/14 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 1/2
1/2 का 1/2 सबसे पहले फ्रेंड का है तो आगे का सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवा दो, भागा है तो हम भागा रहने दें, आगे हम लोग का सॉल्व करें, का के यहाँ पे मल्टीप्लाई का 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करें तो 1/2, देखिए भागा रहेगा 1/4 रहेगा। क्लियर है, आप लोग को ऑलरेडी पता है जो भागा रहता है वो गुना हुआ था, 4/1 आएगा। तो 2 का पालन 4 2 बार में आता है, तो फिर इसका न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। देन डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालेगा, तो देखिए आप लोग का ये सिंपल में कट जाएगा। देखिएगा रूल का, तो 1/2 यहाँ पे केवल बचेगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो 4 42, 14 का पढ़े 42 3 बार में आता है। तो सॉल्व करें तो 3 गुना 1/4 आ जाएगा, तो ओवरऑल 3/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए, सबसे पहले 0.04, तो यहाँ पे आप लोग को 0.2 का आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करें तो 2.5 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करें तो 3.5 आ जाएगा। देन ये सॉल्व किया तो 8.2 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 6.2 माइनस 8.2 करेंगे, तो ओवरऑल सॉल्व करें तो -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो -2 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फ्रेंड्स। इसको अगर आप लोग देखिएगा तो साइन ए यानी कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला के सूटेबल है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो साइन है ए का जब वैल्यू देंगे 32 है, देन बी का वैल्यू लिखा 58 दिख रहा। अब देखिए साइन लिख देंगे 32 और 58 को जोड़ेंगे 90 आएगा। तो अब बताइए साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन 1 है कहीं, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। राघव की मासिक आय 18,000 रुपये। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का ऋण लिया है। इसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन से कितने प्रतिशत के बराबर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मासिक आय क्या लिख रहा था 18,000 लिख रहा। क्लियर है, तो चुकाई जाने वाले हम लोग SI निकालेंगे। तो आप लोग पता PRT, तो P का वैल्यू 18,000 है। देन R का वैल्यू 3 था टाइम, और R कितना था 5% था। ओवरऑल क्या करेंगे 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो इसको फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आप लोग के सामने आएगा 4500 आएगा। क्या आएगा 4500 आ गया। ये आप लोग का आ गया SI आ गया। देन आप लोग को यहाँ पे लिख रहा क्या लिखा, उसके बाद 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसकी मासिक आय का के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे राशि कितना आया था, ऐसा ही आया था 4500 आया था। क्लियर है, अभी किसके बराबर था मासिक आय का, तो मासिक आय कितना था 18,000 था। तो 18,000 के कितने यानी कि प्रतिशत यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया। 0 18 9 का पढ़े 9 दूनी 18 होता है, 9 5 45 यानी 9 यानी 2 का पढ़े 50 25 बार में आता है। तो ओवरऑल देखेंगे 25% है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अच्छा है, बस थोड़ा सा माइंड को सेट करना एक पॉजिटिव वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर तो छड़ का बाह्य त्रिज्या 2 दशमलव बाह्य त्रिज्या ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले आप लोग को देखिए इसका फार्मूला पता है, छड़ के बेलन का वक्र क्या होता है 2 पाई, 2 कर देंगे। पाई का वैल्यू आप लोगों के सामने 22/7 यूज करने बोला। आर का वैल्यू नहीं पता, आर रहने देंगे। एच का वैल्यू 100 सेंटीमीटर लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई एच का वैल्यू लिख रहा है 2800, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओवरऑल देखिए यहाँ आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाए आप लोग के सामने 7 आ जाएगा। 7 को 28 से गुना कर देंगे बटा 22 दूनी 44 आएगा, 22 दूनी 44। और भी कैंसिल हो रहा क्या, बिल्कुल। देखेंगे ये आप लोग का 14 टाइम्स कटेगा, ये आप लोग का 7 टाइम्स कटेगा ना, 14 बार में कटेगा ना, ये आप लोग का 22 टाइम कटेगा। और ये आप लोग का 7 टाइम्स कटेगा, ये आप लोग का 11 टाइम्स। यानी कि ओवरऑल करें 7 7 49, 49/11 आएगा। इसको पॉइंट्स में लाएंगे तो 4.45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ईजी है इसलिए मैं फास्टली बता रहा हूँ। इसका वर्गमूल निकालना है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसका वर्गमूल अगर आप लोग निकालिएगा तो आप लोग को देखिए ये जो इसका रेशनलाइजेशन करेगा, देन इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा। तो पहला का रेशनलाइजेशन कीजिएगा ना तो आप लोग पूरा तोड़िएगा तो ओवरऑल आ जाएगा आप लोग को √25 आएगा। √25 का वैल्यू 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो लल्लू वाला क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। देखिए कॉस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री है बाय 2 साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 67 डिग्री है। आप लोगों को जब भी ऐसा कंडीशन देखिए 12 और 78 जोड़े क्या रहा 90 आ रहा, 23 और 67 को जोड़े क्या रहा 90 आ रहा। जब भी कंडीशन में किसी साइन और कॉस में जोड़ने पर 90 आता तो समझ जाएगा इसका वैल्यू में क्या है, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। क्लियर है, तो ये दोनों का सम कीजिए तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 हो गया। अब ओवरऑल नीचे क्या डिनोमिनेटर में 2 था, तो राइट आंसर होगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ओवरऑल आप लोगों को मैं ट्रिक से ही बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय आता है और विद्यालय से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटता है। उसे विद्यालय जाने और वापस लौटने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। तो उसके विद्यालय और घर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी दूरी निकाल देखिए टोटल समय क्या लिखा है, समय लिखा 4 घंटा। समय में क्या तो दूरी बढ़ेगा, टाइम नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, डी मार देंगे। चाल कितना था 3 था। और जब भी आने जाने के लिए विपरीत कर रहा तो प्लस कर देंगे, फिर डी बाय क्या लिखेंगे 5 कर देंगे। ओवरऑल सॉल्व कर लीजिए ना, ये 4 देखेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15
यहाँ पे करेंगे तो आप लोग का 15 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग टोटल यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 दिया जाएगा। 4 का परमाठ 2 बार में, तो डी का वैल्यू देखिए 15/2 यानी कि 7.5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट क्लब में 21, इसको भी बना सकते हैं आप लोग, विलोपन विधि का यूज करते हैं। होपफुली आप लोग बनाइएगा। तो बल्ला का रेट पूछ रहा, आप लोग का आ जाएगा 100 रुपये। देख लीजिएगा बना के आ जाएगा आंसर। एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोग को जब भी सबसे लंबे की बात करता है ना, तो घन का, तो उसको विकर्ण माने, तो घन का विकर्ण होता है a√3। तो a√3 का वैल्यू ओवरऑल आप लोग के सामने लिखा 10√3, तो √3 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल a का वैल्यू देखेंगे तो 10 आ रहा, क्या आ रहा, 10 सेंटीमीटर आ रहा। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 6a², तो 6 a का वैल्यू 10 है, देन a का वैल्यू 10 है, ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, क्या 600 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को एक आयत बनाना है। देखिए एक आयत में बना दिया, रेक्टेंगल बनाया हो, क्लियर है। अब देखिए इसी में एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो देखिए, चलिए सर्कल को ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा केवल। देखिए आप लोग को सर्कल ड्रॉ मैं कर दिया हूँ। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। देखिए इसमें आप लोग का ये आप लोग का लंबाई दिया है, तो फ्रेंड्स लंबाई ओवरऑल कितना दिख रहा था, 12 मीटर, तो 12 कर देंगे। देन इसका चौड़ाई कितना लिखा था, 7 मीटर। अब आप लोग देखिएगा, ये मान लीजिए कि आप लोग इस सर्कल है, तो यहाँ से इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये देखिए इसका जो डायमीटर है फ्रेंड, देखिए इसका जो डायमीटर है आप लोग का किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो ना। तो याद रखिएगा इसका जो डायमीटर होता है वो किसके, यानी इसके चौड़ाई के बराबर होता है। चौड़ाई यानी क्या होता है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ के बराबर हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो हम लोग को पता है डायमीटर जो होता है ना, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस निकालेगा तो 7 का हाफ कर देंगे, यानी 7/2 सेंटीमीटर कर देंगे आप लोग। और वृत्त की परिधि, तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को पता है वृत्त की परिधि तो 2π है, तो 2 है 2 कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 कर देंगे। देन आर का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी लिख रहा था 7/2 लिख देंगे। ये 7 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या बच रहा है, 22 बच रहा। तो राइट आंसर होगा 22 मीटर में आएगा, क्या आएगा, 22 मीटर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल क्रिकेट मैच के 9 सदस्यों के वजन 50, 63, x 62, 64, 48, 51, 55, 48 है। यदि माध्य वजन का 56 kg है तो x का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ओवरऑल देखिए माध्य कितना लिखा, 56 है, ले देंगे, सारे का सम कर देंगे। तो फ्रेंड 50, 63, 62, 64, 48, 51, 50 और 48 को केवल जोड़िएगा ना तो 441 आएगा। और आप लोग का x था तो x वेरिएबल था तो x बाहर कर देंगे। देन टोटल नंबर था 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 51 को 6 से गुना कीजिए, 51 को 9 से गुना कीजिए, तो आप लोग के सामने 504 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग को 441 से माइनस कर दिए, देन आप लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 63 आएगा, क्या आएगा, 63, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। ABC किसी कार्य को क्रमशः 48, 12, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। फ्रेंड्स ओवरऑल आप लोगों को देखिए A का वैल्यू, तो A का वैल्यू आप लोगों को 48 दिख रहा, देन B का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो 12 लिख रहा, देन C का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे 24 लिख रहा। तो ओवरऑल पूरा वर्क देखेंगे तो आप लोग के सामने 48 दिख रहा, क्या लिख रहा, कुल वर्क कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखिए ए का एफिशिएंसी निकालें 1 आएगा, बी का हो जाएगा आप लोग का 4 आ जाएगा, देन सी का 2 हो गया। तो ओवरऑल निकालेंगे 4, 2, 6 और 1, 7 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य समय निकालने के लिए कुल कार्य बताए कुल क्षमता, तो 48/7 कर देंगे, जो कि ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग को देखना होगा क्या लिख रही है। एक्स की वर्तमान आयु 7 गुना, एक्स की वर्तमान आयु का 7 गुना वायु की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। तो यानी क्या लिखा, एक्स की वर्तमान आयु का 7 गुना वाई के वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। तो मानना कि वाई का वाई है तो 2 गुना, तो यानी 2y, ठीक है, 6 वर्ष कम है, तो यहाँ पे 7x का 6 वर्ष कम कर दिया। यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट आप लोग को ओवरऑल दिया है। लिख रहा वर्तमान में p की आयु x की आयु के 7 गुना, यानी कि p का जो लिख रहा ना x का 7 गुना, यानी कि 7x कर देंगे। और क्या लिख रहा है, वाई क्यू से 6 वर्ष छोटा है, यानी क्यू छोटा यानी ये बड़ा हो गया ना, तो वाई +6 कर देंगे, ये आप लोग का हो गया। तो आप लोग को निकालना था यहाँ से p माइनस क्यू निकालिएगा, तो 7x माइनस वाई, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख रहा था 70 वर्ष लिख रहा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर है वाई का वैल्यू 82 आ जाएगा, देख लीजिएगा बनाकर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 50 लड़कों वाली कक्षों की औसत आयु 12.9 वर्ष है। जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता तो औसत आयु बढ़कर 13 वर्ष हो जाती। तो नए लड़कों की औसत की आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा क्या करना। नई लड़कों ना, तो देखिए ओवरऑल अगर आप लोग देखिएगा, ओवरऑल सबसे पहले यहाँ पे देखिए 61 का बता रहा हूँ। नए लड़कों की आयु निकालना, आयु बढ़कर कितना 13 वर्ष, तो हम लोग आगे 13 कर देंगे। देन सबसे पहले देखें 13 में से 12.9 को घटाएंगे तो ऑलरेडी 0 पॉइंट बनाएगा। क्लियर है। अब टोटल लड़का कितना था 50 था, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। तो 0.51 को 50 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा 50, और 13 5 क्या होता है 18। तो ओवरऑल फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है। वैसे मैं खुद बता देता हूँ। देखिए एक दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% के क्रमिक छूट दिए जाने के बाद 800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग को निकालना पड़ेगा एसपी। तो पहला 20% छूट है तो 20% को छोड़िए तो 20/100 आएगा, यानी कि 1/5। तो यानी कि 5 बेस से 5 से 1 कर देंगे। 10% को तोड़ेंगे तो 10/100 यानी कि 1/10, यानी 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 20% को छोड़ें तो 1/20, सॉरी 5 1/20, 20 से आपका 19 हो गया। यहाँ तक आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है। मैं फर्स्ट ही बताता हूँ पूरा मैथ इसलिए। अब देखिए 5 को 5 25, यहाँ पे टोटल आ रहा है 250 आ रहा। देन यहाँ पे गुना के 19 को 9 से गुने 9 में 81, यहाँ पे टोटल आ रहा है 171 आ गया। क्लियर है। अब देखिए आप लोग का ये जो वैल्यू लिख रहा है ये आप लोग का एमपी के बराबर है। ओवरऑल आप लोग जान रहे हो ये आप लोग का एसपी के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए एमपी का जो वैल्यू लिख रहा है 800 लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये 800 लिख रहा है। तो हम क्या करें, एसपी का वैल्यू निकालने के लिए 800 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 171 से और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 250 से करेंगे। चलिए देखते हैं 0 0 कैंसिल हो गया। 5 का पहाड़ा 25 बार में आता है, 16 बार में आ गया। और भी निकालेंगे तो 5 का पहाड़ा में हम लोग 16 नहीं आता तो फिर भी डिवाइड करें तो 5 से 15 आ गया, 1 का 2 यानी कि 3.2 को 171 से गुना करें तो 17 का, यानी टोटल देखिए तो 500 आ जाएगा, 547.2 आ जाएगा। 547.2 ये आप लोग को 547.2 आई है। आप लोग का एसपी आ गया। क्या आ गया एसपी आ गया। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाता, कितना पर 60% लाभ पर बेचा जाता, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे यहाँ पर जो आप लोगों के सामने फ्रेंड जो विक्रय मूल्य आया था 547 रुपया था ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्या लिख रहा है, यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचते हैं। तो चलिए इसको बेचिए ना आप लोग। सबसे पहले आप लोगों के सामने एसपी का वैल्यू में क्या लाया था 547.2 लाया था। इसको आप लोग को बेचना समान क्रय मूल्य वाली, तो समान क्रय मूल्य 150 था ना ये। तो हम लोग क्या करें एक 60% लाभ पर, यानी 160 कर देंगे। अब यहाँ पे 50% वाला था तो 50 का लाभ था तो यानी 150 कर देंगे। ओवरऑल आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने जो वैल्यू आएगा देख लीजिए क्या आएगा। तो यानी इसका वैल्यू आएगा 584 आ जाए। क्या आएगा 584, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक दुकानदार 18 रुपये प्रति केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं का देता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा। इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 18 रुपये केजी वाला देखिए 18 रुपये वाला केजी को कितना भाव में बेच रहा है 20 रुपये में। क्लियर है। और बेचने में 1 केजी के यहाँ पे कितना का यूज कर रहा है 900 ग्राम। ओवरऑल फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 1 केजी के यहाँ पे क्या कर रहा है वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है। 20 क्या करना होगा इसका कंसेप्ट समझिए। सबसे पहला अगर आप लोगों को कंसेप्ट में बताना चाहता हूँ, इसका एक कंसेप्ट होता है, कन्फ्यूजन तो है। अब देखिए 18 रुपये ही है, ठीक है। आगे 900 ग्राम पर बेचा गया क्रय मूल्य निकालता है। सबसे पहले 18 ले देंगे। टोटल ओवरऑल कितना था होता है 1000 ग्राम, लेकिन इसको बेच कितना यहाँ पे निकाल कितना था 900 ग्राम। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए टोटल कितना रुपये आएगा 16.2 रुपये आएगा, यानी कि 900 ग्राम गेहूँ का क्रय मूल्य आ गया आप लोगों को 16 रुपये 2 पैसा। क्लियर है। अब लाभ निकालना था तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखे होंगे 20 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है 20 रुपये में बेचता था ना ये। तो 20 में से हम लोग 16.2 को माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी 3.8 बचेगा। और आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे सीपी कितना था 16.2 था, इनटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 23.45% बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगेन आई रिपीट, सबसे पहले देखिए दुकानदार 20 रुपये में 900 ग्राम देता है। देखिए 20 रुपये में क्या दे रहा है, ये 900 ग्राम दे रहा नहीं है, यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, इसलिए 900 ग्राम का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले वो 18 था, ये 18 का किससे गुना डिवाइड करेंगे तो 18 को हम लोग टोटल कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना 1 केजी में। अब इसको ओवरऑल कितना दे रहे थे 900 ग्राम। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे सीपी निकाल दीजिएगा, तो कितना आएगा 16.2 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बेच कितना में रहता था 20 में, तो यहाँ पे आप लोग 20 में से 16.2 बटा 16.2 गुना 100 कर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 और 50 दोनों के शामिल दोनों के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और धनात्मक अंतर ज्ञात करें। फ्रेंड्स दोनों को शामिल करते हुए, तो सबसे पहले अगर आप लोग को बनाना होगा, सबसे पहले क्या लिखे दोनों सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 11 से लेकर 20 के बीच अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग तो होता है दोनों को शामिल भी करना ना। तो पहला तो 11 होता है, देन 13 होता है, फिर आप लोग देखिएगा 17 होता है, फिर 19, सारे का सम कर देंगे टोटल 60 आ गया। अब बोला 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, तो पहला आप लोग का 31 होगा, देन आप लोग के सामने 37 होगा, देन आप लोग के सामने 41 होगा, देन आप लोग के सामने 47 होगा। इसको भी सम करेंगे तो 199 आएगा। क्लियर है। अब दोनों के धनात्मक अंतर 199 में से 60 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली 139 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, रमेश 4000 में एक रेडियो खरीदता है, वह इसे मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। मोहन इसकी मरम्मत पर 500 खर्चा करता है, फिर वह इसे क्या लिख रहा है ऋतिक को 12% के लाभ पर बेचता है। तो ऋतिक रेडियो का किस क्रय मूल्य पर खरीदता है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टोटल तो खरीदा क्या था कितना में 4000 रुपये में, तो हम लोग 4000 कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे 10% लाभ पे कर रहे हो तो 110 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। ओवरऑल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसमें 500 रुपये खर्चा करता है, तो आप लोग ये पूरा सीपी में आ गया। क्लियर है। अब इसे क्या कर सकते हैं 12% लाभ पे बेचता है, तो हम लोग इसको क्या करें 112 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 को 4 से गुना कर 11 चक 44 हो गया, ओवरऑल 100 हो गया। फिर यहाँ पे आप लोगों को 500 लिख रहा था, 500 कर देंगे, देन इसको हम लोग गुना करेंगे क्या है 112 बटा 100। सॉल्व कर लीजिए ना, तो आप लोग को देखिएगा तो टोटल आंसर जो आएगा 5488 आएगा, 5488। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश, तो अब आ गया है जीके जीएस। तो देखिए जीके जीएस को भी मैं पूरे बताने का प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स आगे आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मैथ्स को कैसा लगा। होपफुली अच्छा लगा होगा तो बताइए, कुछ कमी होगा तो बताइएगा। मैं और भी इसके बाद जो आप लोग का पेपर स्टार्ट होगा, चाहे ग्रुप डी का या फिर कोई भी पेपर स्टार्ट होगा बीपीएससी के लिए, सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। क्लियर है। चलिए देखता हूँ जीके जीएस कैसा। फ्रेंड जीके जीएस भी देख लीजिए मैं किस टाइप से बताता हूँ। आज मैं पूरे का पूरे जीके जीएस जो भी पढ़े हैं सारे को मैं पूरे का पूरे रिविजन करा दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए मित्र, देखिए सबसे पहले पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच मित्र अभ्यास भी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मित्र विभूषण जो हुआ था भारत और श्रीलंका, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को जो सम्मानित किया गया मित्र विभूषण वह श्रीलंका में सम्मानित किया गया। क्लियर है। और यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा सबसे पहले श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने वहाँ के जस्टिस थे, तो जस्टिस का नाम क्या था हरिनी। देखिए मैं ले देता हूँ हरिनी, देखिए ले देता हूँ हरिनी अमर सूर्या। ये आप लोग याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। हरिनी अमर सूर्या बने हैं वहाँ के लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि इससे पहले क्या हुआ करते थे CJI हुआ करते थे। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हरिनी अमर सूर्या वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, ये न्यू करेंट अफेयर आप लोगों का। इससे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे अनुराग कुमार दिया साल्वे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन श्रीलंका कहाँ ना, हाँ चलिए ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख, नहीं ना मैं गलत बोल दिया, श्रीलंका का जो है वो आप लोग को मैं सही बताया, लेकिन नेपाल का जो बने हैं ना प्रधानमंत्री ना वो चीफ जस्टिस थे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नए पंबज ब्रिज का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में किया। कहाँ पे किया तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय भारतीय ध्वज तिरंगा मैडम भीकाजी कामा द्वारा कब फहराया गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा भीकाजी कामा के द्वारा 22 अगस्त, देखिए डेट आ सकता है पेपर में, तो याद रखिए 22 अगस्त 1907 को सबसे पहले विदेशी जमीन पर जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे पेसो, पेसो जो आप लोगों को 4 देश का है। सबसे पहले आप लोग का आता है अर्जेंटीना का, देन चिली का आता है, देन कोलंबिया का होता है, देन आप लोग का फिलीपींस का हो गया। वही बातें करना चाहते हैं यूरो का। तो यूरो में आप लोग का ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, साइप्रस हो गया, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड। यानी कि जितना आप लोग का यूरोप वाले कंट्री होता है मैक्सिमम 20 देश है जो यूरो को मानते हैं। बातें करना चाहते हैं क्वाचा का। क्वाचा तो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मलेशिया का जो मुद्रा है वह रिंगित कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंगित। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। लेकिन आई रिपीट, इसका राजधानी क्या? कुआलालंपुर। ये भी आप लोग का पेपर में नहीं आएगा, तो कुआलालंपुर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले फ्रेंड ईवीएम का फुल फॉर्म याद कर ले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो भारत में पहली बार किस राज्य में अपनाया गया था? तो याद है केरल में। कहाँ पे यूज किया गया था? केरल में, जो कि फ्रेंड्स 1982 में विधानसभा के चुनाव में यूज किया गया था। क्लियर है? याद रखेगा। और केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनी थी 1978 के समय। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता इस बार आप लोग का जो चुनाव हुआ था, आप लोग देख रहे हो वीवीपैट का यूज किया था, यानी वोटर वीवीपैट का यूज किया। इसका फुल फॉर्म लिस्ट होगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेड होता है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? ऑलरेडी फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था आप लोगों को बताया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये किसके अनुसार? तो ह्वेन-त्सोंग के अनुसार कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। क्लियर है? और इसके साथ साथ कुमारगुप्त ने फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको जलाया किसने था? तो ऑलरेडी पता, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था 1199 से लेके 1200 के बीच में। चलिए, और यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन आता है आप लोग का। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। तो ह्वेन-त्सोंग आए थे। अच्युत मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इससे क्या अच्छी उपाधि मिला था? तो महाराजा का। क्लियर है? और अशोक के बारे में आप लोग बताइए, अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता था? मास्की अभिलेख में। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा सही नहीं है। पहला, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी की उगाई जाती है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो आप लोग का दक्षिण पार्ट से होता है वहाँ पे चाय कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डोला बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ये 110% आप लोगों का सही है। और इसकी लंबाई कितना है ये भी आप लोग जान लीजिए, 37 मीटर होता है। क्लियर है? देन यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। बिल्कुल ये भी आप लोगों का सही है। यह कर्नाटक की पहाड़ी है। फ्रेंड्स ये गलत है। याद रखिए, नीलगिरी के जो पहाड़ी होते हैं वह कर्नाटक की नहीं बल्कि आप लोग के सामने यहाँ पे वह तमिलनाडु की होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तमिलनाडु को होते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा, यानी आप लोग का चौथा गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। यहाँ से आप लोग को 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्या लिख रहा है। भारत में कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया? सबसे पहले आप लोग को जानना पड़े आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। क्लियर है? और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता है, देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आरटीआई से बाहर नहीं रखा गया। क्लियर है? बाकी आप लोग को बताना चाहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी जिसे बोलते हैं रॉ, आईबी और एआरसी, ये सारे को इसके अंतर्गत रखा गया। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद से बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आप लोग भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, देन रॉ के अध्यक्ष कौन है, फिर आप लोग बताइए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है। सारे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे रॉ का अध्यक्ष कौन बना? पराग अग्रवाल बने, ये करंट अफेयर था आप लोग का। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? तपन बेरा है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम क्या है? तो याद रखिए राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए अणु जो उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य करता है उसे बोलते हैं राइबोजाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राइबोजाइम की खोज जो किया था उसका अल्टमैन नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन नामक व्यक्ति ने किया था। और इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया की भी खोज किया था। क्लियर है? और आरएनए का सबसे छोटा अणु होता है उसे बोलते हैं राइबिक न्यूक्लिक एसिड, जिसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए, फाउंडर इफेक्ट्स किसका एक विशेष मामला है? तो फ्रेंड्स याद रखिए फाउंडर इफेक्ट्स जो होता है किसका मामला होता है? ये आनुवांशिक बहाव का होता है, जिससे बोलते हैं जेनेटिक्स ड्रिफ्ट का होता है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
मस्तिष्क में क्या लिखा, लिम्बिक सिस्टम मुख्य रूप से किसके संबंधित है? तो याद रखिए, आपके मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम जो है मुख्य रूप से आपके भावना, प्रेरणा और सीखने से संबंधित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ लिम्बिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं भावनात्मक मस्तिष्क भी बोलता है, अर्थात इसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर है, और इसमें 3-4 चीज़ शामिल होता है, आप लोग को पता है, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, इसी का पार्ट्स होता है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना? पहला, पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला भारत का 36वां राज्य बन गया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ क्या बोल रहा है, इस विचार करें। तो ये जो आप लोग का लिख रहा है ये याद रखिएगा ना, तो ये आप लोगों का गलत है। ये ऑप्शन ए जो है ना आप लोगों का गलत है। देन भारत में मात्र पश्चिम बंगाल राज्य इस योजना में शामिल नहीं है, यानी कि भारत में केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं। ये बिल्कुल सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। 2 और 3 बातें करना चाहते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। चलिए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, देखिएगा, दिल्ली आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला भारत का लेटेस्ट और 35वां राज्य बन गया, जो कि यूटी या फिर राज्य मान लीजिए। क्लियर है, आयुष्मान भारत योजना की जो घोषणा हुआ था सबसे पहले याद है 23 सितंबर से हुआ था। कब हुआ था ये? 23 सितंबर 2018 से हुआ था ना। हाँ, 23 सितंबर 2018 से हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से किया था। कहाँ से किया था? क्वेश्चन है, रांची में किया था। क्लियर है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य की शुरुआत से भी माना था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये आज का क्वेश्चन भी कहीं आया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा मार्क मार्केज ने जीता था। मार्क मार्केज ने। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब मार्क मार्केज ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप, किस समुद्र में है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो आप लोग का था वह कोरल सागर में। कहाँ पे? कोरल सागर में है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबसे पहले भारत में 4 प्रवाल भित्ति पाए थे। सबसे पहले आप लोग को पता हो मन्नार की खाड़ी होता है, कच्छ की खाड़ी होता है, लक्षद्वीप होता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कैस्पियन सागर। आप लोग को पता है कैस्पियन सागर से कुल कितने, देखिए कृति याद कर लीजिए, KRATI कृति याद कीजिए, फिर तारीख जो याद करना है देखिए KRATI, यानी कि 5 जो है ना 5 शहर, सॉरी 5 ऐसा देश है जो टच करता है। कैसे? किर्गिस्तान, रसिया, अजरबैजान, टी से क्या होता है तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, ये टच करते हैं कैस्पियन सागर से। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो फ्रेंड्स याद रखें, सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। किसको किया था? सिंधु नदी को। ऑलरेडी आप लोग देखे भी होंगे, अगर पूरब से आते हैं ना, सॉरी पश्चिम से आते हैं तो सबसे पहले सिंधु नदी होता है, देन आप लोग को सतलज होती है। ठीक है, तो आप लोग को सिंधु ही क्लिक करना था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी पर पार किया था। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये किया था, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था युद्ध पोरस के बीच, जो कि झेलम के बीच हुआ था। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ये भी क्वेश्चन आता है, किस नदी को पार करने से मना किया था? तो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहे हैं। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोकनृत्य कहाँ की है? तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो धालो जो आता है एक प्रकार का कहाँ का, गोवा का है। कहाँ का? ये गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए वही बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं, आप लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, मुखौटा होता है, युद्ध नृत्य होता है। वही बातें करते हैं मणिपुर का, तो मणिपुर का होता है रखाल होता है, थांगस्ता होता है। चलिए छत्तीसगढ़ की क्या होता है, हरेली होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कब बने थे? तो 1887 में बने थे, 1887 में। क्लियर है, इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जान रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे, 1887 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में। क्लियर है, चलिए
और क्या बाकी बातें दादा भाई, देखिए मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। सबसे पहली बार जो बने था वह 1888 में बने थे, 1888 में, देन 1893 में बने थे, देन आप लोग का 1906 में बने थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बातें करना चाहते हैं अबुल कलाम आज़ाद का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता अबुल कलाम आज़ाद 1940 के सेशन में बने थे, 1940 से लेके 1946 तक थे, जो सबसे युवा भी थे। वही बद्रुद्दीन तैयब कब बने थे? तो 1887 में बने थे। ये भी पॉइंट्स को आप लोग याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया। सबसे पहले आप लोग देखेंगे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन का संघीय संरचना का प्रावधान किया गया। कैसा ये संघीय? तो भारत एक प्रकार का संघीय देश है। कैसा ये? भारत एक संघीय देश है, क्योंकि भारत के देश को केंद्र और राज्य में बांटा गया। क्लियर है? केंद्र की शक्ति अलग होती है, राज्य की शक्ति अलग होती है, तो इसी को बोलते हैं लोग संघीय देश। क्या बोलते हैं? संघीय देश बोलते हैं। वही एकल प्रणाली कहाँ था? तो ब्रिटेन में क्या होता है? एकल प्रणाली होता है। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में ही कहा गया भारत राज्यों का संघ है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 7 में भारत में जितना शक्तियाँ होती है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक होता संघ सूची। तो संघ सूची में मूल रूप से मेन विषय थे 97 थे, और ओवरऑल अभी कितना हो चुके हैं? 100 हो चुके हैं। देन प्रांत सूची। तो प्रांत सूची में मूल रूप से 66 थे, अभी ओवरऑल कितना हो गया? 61 हो चुके हैं। देन एक होता संवर्ती सूची में 47 थे, ओवरऑल अभी कितना हो गया? 52 हो गए। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। रायसीना हिल कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड्स आप लोग को फेमस क्वेश्चन है ये, आप लोग को पता है रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और याद रखिएगा 23 जनवरी 1931 को पहली बार वायसराय लॉर्ड इरविन यहाँ रहने आए थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सबसे पहले कौन रहने आए थे? तो वायसराय आए थे। कौन वायसराय? कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन का टेन्यूर क्या था? तो 1926 से लेकर 1931 था। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और इसका डिजाइनर कौन थे? तो एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस थे, जो इसका मुख्य वास्तुकार थे। इसमें कुल कितना कमरे आ सकता है? तो रायसीना में कुल कमरों की संख्या राष्ट्रपति भवन में कुल कमरों की संख्या 340 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज से सीधे टास्क मैसेंजर खोलने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे देखिए टास्क मैसेंजर की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, तो ये तीनों का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कीजिए, सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार। सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार को लोग क्या बोलते हैं? नेट न्यूट्रलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। लिख रहा मशीन लर्निंग में नो फ्री लंच प्रमेय का क्या अर्थ है? तो ओवरऑल फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई भी एक एल्गोरिथम सभी समस्याओं का के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता, देखिए बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जानिए। देखिए आप लोग को बिम्स्टेक का देखिए BIMSTEC, देखिए ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आप लोग का पेपर में आ सकता है। सबसे पहले जानिए बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? तो ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया था 6 जून को हुआ था। 6 जून 1997 को हुआ था। क्लियर है? अब देखिए बिम्स्टेक में कुल कितना देश है? तो ओवरऑल आप लोग को पता होगा 7 देश है। सबसे पहले बी से होता है आप लोग का क्या पता है? बिल्कुल, तो बी से बांग्लादेश होता है, I फॉर इंडिया हो गया, M फॉर होता है म्यांमार होता है, S फॉर श्रीलंका होता है, टी से मैं भूल गया हूँ, टी से थाईलैंड होता है। क्या होता है? थाईलैंड होता है। क्लियर है? अब 2 को और इसमें देश याद कर लीजिए, एक नेपाल होता है, एक भूटान होता है, यानी टोटल ओवरऑल 5 या 2 7 होता है। क्लियर है? अब देखिए इस बार जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ था सबसे पहले थाईलैंड में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन किस नंबर का हुआ था? तो आप लोग को मैं बताना चाहता, ये हुआ था 6ठा शिखर सम्मेलन था। भारत की तरफ से कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर है और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसरो का तीसरा लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। इसरो का गठन कब हुआ था? तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्लियर है? देन आप लोग को पता होगा इसका 11वें नंबर का भी अध्यक्ष कौन है? तो के विजय नारायण कौन है ये? नहीं,
कौन है? वी आर नारायण है। कौन है? क्या देखिए, के वी आर नारायण थे, वी आर नारायण है, क्लियर है। और 10वें नंबर के कौन थे? तो के सीवान थे। ये सारे पॉइंट्स को याद रखेगा। एस सोमनाथ थे, मेरा मिस्टेक हो गया, एस सोमनाथ थे। ये सारे पॉइंट्स को याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सीधी कार्यवाही दिवस सबसे पहले कब मनाते हैं, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस भी किया था 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946 को इसका मना रहे थे। अब इस समय जो इसके जो घोषणा किया था मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को पेश किया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय का बम्बई में है। कहाँ पे? बम्बई में। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बातें का इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, 92 में हुआ था। अब भारत का सबसे बड़ा पुराना शेयर मार्केट जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है। ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए बातें करना चाहते हैं सेबी के बारे में। होपफुली आप लोगों को पता होगा सेबी भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संगठन है। और सेबी के बारे में बताना चाहता हूँ, सेबी का जो वर्तमान अध्यक्ष है इसको याद कर लीजिएगा, तुहिन कांत पांडे, इसलिए मैं लिख दिया हूँ तुहिन कांत पांडे। इस चीज़ को याद कर लीजिए, तुहिन कांत पांडे सेबी का वर्तमान अध्यक्ष। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? सबसे पहले याद कीजिएगा भारत और चीन के बीच में क्या होता है? काराकोरम दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा। और ये कहाँ पे है? तो भारत और कारगिल के बीच में। कहाँ पे? कारगिल में ये। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, क्लियर है। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख से यानी कि लद्दाख के कारगिल के बीच में है, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बातें करना चाहते हैं बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर में है। बनिहाल दर्रा भी कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम और तिब्बत के बीच में होता है। एलिफेंटा दर्रा एक होता है, एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ओवरऑल पता होगा आप लोगों को भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था गोंडो केशव कर्वे के द्वारा, जो कि 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। अब भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अब भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी की बात करना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में 1982 में इसका गठन हुआ था। चलिए लेबांग बुमानी नृत्य किस फसल का नृत्य है? होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता लेबांग बुमानी नृत्य जो त्रिपुरा का। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो त्रिपुरा का फसल नृत्य है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोग याद करें गरिया और होजगिरी। देखिए मैं लिख देता हूँ, सारे पॉइंट्स को याद कर लिए। गरिया और होजगिरी, देखिए गरिया होजगिरी ये भी नृत्य कहाँ की है? तो त्रिपुरा की, क्लियर है। चलिए एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धी वेही है? यहाँ पे देखिए धी वेही लिख रहा। तो फ्रेंड्स मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए चीन। तो चीन की आधिकारिक भाषा जो आप लोग पढ़े होंगे मंदारिन है। क्या ये? मंदारिन है। ओवरऑल आप लोग पढ़े भी मंदारिन के बारे में सुने होंगे। तो मंदारिन चीन का तो कैंसिल हो गया। श्रीलंका, तो श्रीलंका का आप लोग ओवरऑल पढ़े होंगे तमिल और सिंहली दोनों यहाँ का। तो तमिल और सिंहली जो मान लीजिए भूटान का। तो फ्रेंड भूटान, तो भूटान की भाषा क्या है? तो आप लोग को पता है जोंगखा है। क्या ये? जोंगखा। तो ओवरऑल क्या बच गया? मालदीव। तो मालदीव का जो भाषा है धी वेही है। कौन है ये? धई वेही। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, देन आप लोगों को सामने सॉल्यूशन कराऊंगा। डाटा भंडारण की एक उभरती हुई तकनीक जिससे में सूचना का न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम में एनकोड किया जाता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं डीएनए डाटा स्टोरेज। क्या बोलते हैं? डीएनए डाटा स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्वांटम उलझाव की घटना एक उलझे हुए कण की स्थिति को मापने पर दूसरे कण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे उसकी स्थिति तुरंत निर्धारित होती है। तो ओवरऑल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली ऊर्जा का काल्पनिक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्याम ऊर्जा होगा, डार्क एनर्जी। जिसको हम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 99 का राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, यानी कि केवल 3 और 4 होगा। देख लीजिएगा इसको। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 किसने जीता? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या लिख रहा? रजनीगंधा लिख रहा ना, हाँ। तो रजनीगंधा अचीवर्स ने जीता था, क्लियर है। तो आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 किसने जीता? रजनीगंधा अचीवर्स ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस रूप से जानते हैं? सबसे पहले फिर आप लोगों को पता होगा, देखिए अब मैं एक स्टेप से याद किया होगा GMGKK। देखिए GMGKK इससे मैं याद किया GMGKK। ओवरऑल देखिए गुजरात,
मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये आप लोगों को मैं याद किया हूँ। तो देखिए मुंबई से जो गोवा होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुंबई से जो गोवा होता है उसके पश्चिमी तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा याद करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को सारे का सारे क्लियर करवा दो। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। यहाँ पे लिखे जी, यहाँ पे लिखेगा एम जी के ये आप लोग का मैं लिख दिया हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले याद है कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का जो तट होता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या लिख रहा। सबसे पहले देखिए भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया। देखिए ये गुजरात है। क्या ये गुजरात है? थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। ये आप लोग का गुजरात है। तो गुजरात से लेकर जो गोवा तक का जो तटीय पार्ट्स होता है, गुजरात से गोवा जो होता है या मुंबई से गोवा होता है, इसे लोग बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। चाहे गुजरात या मुंबई से गोवा तक जो होता है कोंकण तट कहता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं मंगलुरु, यानी कि देखिए आंध्र प्रदेश का मंगलुरु, हाँ BMG के, हाँ तो मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक जो था उसे बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ द गाइड जो लिखा गया था वो R.K. नारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? R.K. नारायण के द्वारा। अगेन आई रिपीट, R.K. नारायण के द्वारा द गाइड लिखा गया था जो कि 1958 में लिखा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। खुशवंत सिन्हा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया ट्रेन टू पाकिस्तान नामक किताब। देखिए भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ओवरऑल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भरहुत स्तूप जो होता है ना भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए स्तूप क्या होता है? किसी वस्तु के ढेर को बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बिहार में क्या है? तो महाबोधि मंदिर है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में क्या है? तो दावाट थाई मंदिर है। बहुत सारी चीज़ होता है। देखिए व्यक्तित्व आय क्या है? तो इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को बोलते हैं व्यक्तित्व आय। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां मौलिक कर्तव्य आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया था 11वां मौलिक अधिकार जो था वह 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का डिस्कस नहीं था। सबसे पहली बार जो आया था 42वां, देखिए मैं ले देता हूँ। सबसे पहली बार जो डिस्कस हुआ था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था। 1976 में इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्लियर है? देन अगेन आई रिपीट 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसी के अकॉर्डिंग 6 से लेकर 14 आयु वाले वर्गों को बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया गया था। क्लियर है? ये पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को जो मांग किया था वह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर इसका मांग किया गया था। क्लियर है? इस सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। हो सके तो आप लोग का मौलिक कर्तव्य जो 11 का है ना 11 के 11 याद कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग आ जाएगा पेपर में। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मूल सिद्धांत क्या है? फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मूल सिद्धांत होता है पदार्थ और विकिरण की परस्पर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुपर क्रिएटर द्रव की अवस्था क्या है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव और गैस के बीच मध्यवर्ती अवस्था को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। खगोल विज्ञान में इंटरफेरोमेट्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च कोणीय विभेदन प्राप्त करने के लिए। 1 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी FIEO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सुभाष चंद्र रल्हान। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? ये तो फेमस क्वेश्चन है ये। तो वंदना कटारिया का संबंध किससे? तो हॉकी से। किससे? ये हॉकी से है। क्लियर है? चलिए और क्या वैसे पता होगा आप लोग 2014 में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी इन्हीं को चुना गया था। देन आप लोगों को पता होगा 2021 में से अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2022 में से पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कथक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह कथा से हुई। किससे हुए? कथा से हुए। और कथक कहाँ का है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो कथक जो नृत्य होता है आप लोग बताए कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक केरल का होता है। कहाँ का? ये केरल का होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, 1929 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शारदा एक्ट। और ये एक्ट जो पूरे भारत में जो लागू हुआ था वह 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के जो न्यूनतम आयु जो किया गया था विवाह के लिए 14 वर्ष और लड़कों के कितना किया था? 18 वर्ष किया गया था। और इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। क्लियर है? वही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या लिख रही है। बस कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हमेशा याद रखिए, एक व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है ऋण लेना तथा जमा स्वीकार करना, ऋण देना तथा जमा स्वीकार देना होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारत के एक वाणिज्यिक बैंक का नाम पता है? SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया। और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो आप लोग को पता होगा RBI होता है। RBI का गवर्नर कौन है भी आप लोग को पता है? संजय मल्होत्रा है। कौन है ये? संजय मल्होत्रा। होपफुली पेपर में ये आ सकता है, जो कि 26वें नंबर का, इसलिए मैं बार बार डिस्कस करते रहता हूँ। संजय मल्होत्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मिश्रित समृद्धि संस्कृति के सामने लाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बस्तर गोंचा। बस्तर गोंचा होगा। अगेन आई रिपीट, देखिए बस्तर गोंचा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मिश्रित समृद्धि संस्कृति को सामने लाता है। तो ओवरऑल राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और याद रखिए बस्तर क्षेत्र की जनजाति गोंचा त्यौहार मनाती है। क्लियर है? चलिए और क्या बस की कुछ नहीं है। चलिए देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो याद रखिए केरल में साक्षरता जो दर्ज तय किए गए थे 2011 में, तो राइट आंसर था 94% था। क्या था? 94%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की है? यहाँ सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को बताओ, लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल आप लोगों को पता है? बिल्कुल पता होगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1882 के समय था। 1882 के समय था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से शामिल थे। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्या लिखा? जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा विभिन्न प्रजातियों के बीच अंग जो प्रत्यारोपण होता है इसे बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर खेती की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऊर्ध्वाधर खेती की मुख्य विशेषता है खड़ी परतों में फसल उगाना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। लास्ट, भारत सरकार के PM किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत सरकार की PM किसान योजना का उद्देश्य होता है देश के भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और यह योजना फरवरी 2019 से लागू किया। क्लियर है? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलता है। क्लियर है? और यह राशि 2,000 रुपये के 3 समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक में दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं सारे क्वेश्चन को मैं डील किया हूँ। आई होप आप लोगों में बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रीजनिंग का वैसे इसमें था नहीं कुछ बताने के लिए, नहीं तो मैं बता देता। क्लियर है? चलिए अब देखता हूँ इसमें कुछ मेरे पास कुछ करंट अफेयर था, उसको छाट के रखा हूँ, लास्ट के लिए रखता हूँ। और भी मैं बता दूंगा। क्लियर है? चलिए देखता हूँ लास्ट से जो होगा सारे को मैं डिस्कस कर दूंगा। देखिए केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा केवल, देखता हूँ इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस करना, क्योंकि सेट नंबर मेरे पास बहुत सारा है। तो कहाँ सारा देखते हैं। और तो चलिए देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। सारे करंट अफेयर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है उसको आप लोग कर लीजिए। लास्ट टाइम सारे इंपॉर्टेंस मैं सीट किया हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे पहले रामसर कन्वेंशन जो कि 15वां कन्वेंशन हुआ था, COP 15 में हुआ था। क्लियर है? तो इसमें आयोजन तिथि था 23-31 जुलाई को हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा रामसर में, इसमें याद मत रखिएगा, इसमें मेन आप लोग ये पॉइंट्स को याद रखना है। देखिए रामसर इसमें नहीं लिख रहा क्या? ओफो ठीक है, मैं अपने फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले रामसर दिवस कब मनाते हैं? तो आर्द्रभूमि के लिए होता है, आप लोग होपफुली पता होगा। तो फ्रेंड्स का थीम क्या रहा? देखिए कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर होता है। क्लियर है? और अभी भारत में इससे पहले कुल 89 ऐसी जगह थे जिसमें रामसर साइट्स में जोड़ा गया था। 2 और नए राज्य को, यानी राजस्थान के कोई 2 प्लेस है उसको रामसर स्थल में जोड़ा गया। आप लोग दोनों जगह का नाम लिखिए थे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 का थीम क्या था? तो याद रखिएगा नया भारत समृद्ध सुरक्षित और साहसी। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नया भारत समृद्ध सुरक्षित और साहसी हो गया। क्लियर है? और यह थीम भारत सरकार के विकसित भारत विजन 2047 को दर्शाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे पॉइंट्स को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, देखिए राष्ट्रपति अपने भारत यानी 12 लोगों को राज्यसभा भेज सकते हैं, जो कि ये आप लोग रूल पढ़े होंगे कहाँ से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से। तो कुल उज्ज्वला निगम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, ये तीनों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 जुलाई 2025 को संविधान के आर्टिकल नंबर 80(3) के तहत राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया। तो आर्टिकल नंबर याद कर लिए, 80 के 3 के तहत, 80 के 3 के तहत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। विलम्बडन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन बने? फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 4 टोटल ट्रॉफी होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बडन होते हैं, और एक होता है यूएस ओपन होता है। सबसे पहले मैं ट्रिक से बताता हूँ, आप लोग कभी नहीं भूलेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। देखिए ए यू दोनों वोवेल है ना। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, सॉरी देखिए मैं बता रहा हूँ जैसे ऑस्ट्रेलियन, देखिए ए या डब्ल्यू याद कर लिए, ए या डब्ल्यू, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विलम्बडन ओपन दोनों जो जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विलम्बडन ट्रॉफी जो जिन्हें हैं, जानिक सिन्हा जीते। कौन जीते हैं ये? तो याद रखिए, अगेन आई रिपीट, जानिक सिन्हा जीते, नहीं जेएस याद कर लिया। वही फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन ये जो जीते हैं, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को विलम्बडन बोला, तो विलम्बडन देखिए इसमें ए और डब्ल्यू में जा रहा, तो राइट आंसर होगा जेएस, यानी कि जानिक सिन्हा बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। वही जानिक सिन्हा कौन कौन जीते? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं, देन आप लोग का विलम्बडन। वही कार्लोस अल्कराज 2 ट्रॉफी जीते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक हो गया फ्रेंच ओपन, देन यूएस ओपन जीते हैं। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में 18वें दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। तो क्वेश्चन आ सकता है शुभांशु शुक्ला कहाँ पे रहे थे? तो ISS जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कुल कितना दिन रहे थे? तो 18 दिन रहे थे। कितना दिन रहे थे? 18 दिन रहे थे। क्लियर है? और इस मिशन के जो नाम था एक्सियम 4 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो कि भारत के रहने वाले थे, पैगी विट्सन, देख लीजिए सारे, ये आप लोग को प्रक्षेपण तिथि क्या था? 25 जून 2025 को, 25 जून 2025 को आया था। क्लियर है? और याद रखें 25 जून को बनाते हैं संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया था? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के पहले AI कैंपस कहाँ खोला जाएगा? तो याद रखिएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। आप लोग को पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? अमरावती। वही तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी? तो फ्रेंड मिस वर्ल्ड 2025 जो बनी ओपन सुचाता चुवांगसी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड में सबसे पहले इसका जो हुआ था वर्ल्ड जो बनी थी वह थाईलैंड में। तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसी को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब चुना गया, थाईलैंड की रहने वाली। क्लियर है? और क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये सारे पॉइंट्स को याद कर ले। 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अमेरिका के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है आप लोग का। तो G7 देखिए, सबसे पहले G7 क्या है? तो आप लोगों को पता 7 बड़े बड़े विकसित देशों के समूह को बोलते हैं G7। क्लियर है? इसका स्थापना हुआ था 1975 में। तो इस बार जो G7 का जो बैठक हुआ था, समिट, वह कहाँ पे हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। कनाडा के कहाँ पे हुआ था? तो अल्बर्टा में हुआ था, जो कि 15 से 17 जून को हुआ था। मेजबान कौन थे? कनाडा। अब भारत की तरफ से होस्ट किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। क्लियर है? ये भी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब देखिए G7 सबसे पहले संस्करण थे 51वां, अध्यक्षता किसने किया था? तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्ने। और थीम क्या था? रिसाइलेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिन्यूअल था। क्लियर है? और क्या, G7 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो G7 का नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग बताइए बैठक कहाँ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का नाम क्या रह गया? तो आर्च पुल, जो कि चिनाब ब्रिज पे। क्लियर? इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ये आप लोग पढ़े होंगे। तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, ये याद कर लिए, AI 171। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी मृत्यु हो गया था। चलिए, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा सबसे पहले हुआ था 12 जून 2025 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद के मेधा नगरी इलाका में। देख लीजिए सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस
3 ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा सैन्य अभियान है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किसके द्वारा चला गया? तो ईरान के द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, और यह ऑपरेशन इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में शुरू किया गया था। देखिए, ऑपरेशन सिंधु, सबसे पहले ईरान इजराइल युद्ध के समय ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किए गए थे। अगेन आई रिपीट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईरान इजराइल युद्ध में समय ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो ऑपरेशन सिंधु चला गया था। और ये ऑपरेशन कब चला था? तो 18 जून 2025 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई रिपीट, इसके लिए याद करिए एना लेना बैरबॉक। इससे पहले 78वें नंबर और 79वें नंबर को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रांसिस करके कुछ नाम था, 78 का भी नाम बता दीजिएगा। वैसे आप लोग को ये याद करना पड़े, एना लेना बैरबॉक का। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एना लेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पश्चिम यूरोपीय समूह की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा, राजस्थान के खींचन और मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों में शामिल किया। ये भी आप लोग देख लीजिए, मैं शुरू में ही बताया था। तो राजस्थान के खींचन और मेनार को, ठीक है, और टोटल कितना हो गया? 91 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है जो कि 20 है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन हो गया, और सबसे छोटा रेणुका हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नाटो समिट सम्मेलन, सबसे पहले याद रखें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि इस बार कहाँ हुआ? 2025 का नीदरलैंड की राजधानी हेग में हुआ था, और 24-25 जून को हुआ था। और पहली बार नाटो का अध्यक्षता कौन किए थे? तो नीदरलैंड ने किया था। क्लियर है? और नाटो का मुख्य सचिव कौन है? मार्क रूट है। क्या होना है? मार्क रूट है। इसमें ओवरऑल कितना देश हो चुके हैं? 32। इससे पहले 30 थे। तो याद रखें 31वां देश जो शामिल हुआ था वो फाइन थे, यानी कि फिनलैंड। और 32वां कौन थे? स्वीडन थे। ये भी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। 2012, 10, 16, 21 में भारत इससे पहले अध्यक्षता कर चुके हैं, यानी कि 2026 में करेंगे तो चौथी बार करने वाले होंगे। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोग बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे BRICS, तो ब्रिक्स का जो हुआ था, यानी 2025 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ब्रिक्स में 2025 की अध्यक्षता किसने किया था। क्लियर है? चलिए, वैसे कौन किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। UNGA ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, जो आने लगा देखिए। भारत सरकार ने किस वर्ष जाति जनगणना के साथ जनगणना करने की मंजूरी दी है? तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, भारत में 2027 में जाति जनगणना के साथ पूरा ओवरऑल जनगणना होगी, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? देखिए, भारत सरकार ने 2027 में डिजिटल जनगणना करने की मंजूरी दी है। जाति जनगणना भी शामिल होगी, जो कि 1931 के बाद होगी। 1931 में पहली बार हो चुका था ये। देखिए, लेफ्टिनेंट कमांडर यसंकी सोलंकी भारत की पहली महिला नौसेना अधिकारी बने, जिसे राष्ट्रपति ADC नियुक्त किया गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाली? हरियाणा का। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कब चला था? तो 6 से 7 मई 2025 को चलाया था। इस हमले में 7 शहरों और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे। कुल कितना मिसाल दागी गए थे? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस BR गवई, भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने? BR गवई, जो कि पहला बौद्धिस्ट बन गया। क्लियर? इसका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई है, और इसका जन्म हुआ 1960 में। जन्म स्थान कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मई 2025 को भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बने? तो देख सकते हैं BR गवई हो गया। क्लियर है? और इन्होंने किसका स्थान लिया था? संजीव खन्ना के। इससे पहले संजीव खन्ना किस नंबर के थे? 91 नंबर का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया। कहाँ पे किया गया? बिहार में किया गया। इसका आयोजन 4 से 15 मई के बीच में हुआ था। चलिए ओवरऑल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाई। जनगणना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मैं बता देता, आर्टिकल 246 के अंतर्गत या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए, देश में पिछली जनगणना 2011 में हुआ था। क्लियर है? चलिए 2021 में क्यों नहीं होता? कोविड की वजह से। अल्जीरिया ने औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। तो NDB में देखिए, टोटल NDB में याद रखें, टोटल जो देश हो गया टोटल 10वां हो गया। और 10वां कौन हो गया? अल्जीरिया। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़े, अल्जीरिया हो गया। चलिए देखिए, जर्मनी के कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता क्रेडिफ मर्ज 6 मई 2025 को जर्मनी के चांसलर बने। तो फ्रेंड्स याद रखें, जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। आप लोग याद रखें, मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज बने। क्लियर है?
ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के अभी आपका कौन है अध्यक्ष, कौन है? तो देखिए VR नारायण है। और 2027 में मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान उड़ान भरेगा। देख लेते हैं और क्या है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC पार्टी के नेता KC वेणुगोपाल राव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत की संसद की लोक लेखा समिति। देखिए, लोक लेखा समिति में कुल कितना सदस्य होता है? 22 सदस्य होता है, जिसमें आप लोग का 15 होता है आप लोग का लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो वही, और इसमें याद रखें लोक लेखा समिति में हमेशा विपक्ष के ही नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कौन बने? KC वेणुगोपाल राव को बनाया गया। क्लियर है? और इसका कार्यकाल कब तक होगा? अप्रैल 2026 तक होगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो समिति होता है प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30 होता है। क्लियर है? और इसमें सारे लोकसभा के होते हैं। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल है। ये भी आप लोग को पता होगा, संजय जायसवाल। ये सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लोक लेखा समिति बारे में बता दिया। देखिए, लोक लेखा समिति संसदीय समिति जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था और सदस्यों का कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष। और इसका अध्यक्ष कौन बना? KC वेणुगोपाल राव। क्लियर है? और प्राक्कलन समिति का कौन है? संजय जायसवाल। नामीबिया में टूबोम्बो नदी नेतल हाथवर में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ये सब सही नहीं आएगा। देखिए, ओलंपिक, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का 10वीं अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बने। क्या लगे? क्रिस्टी कोवेंट्री बने। क्लियर है? और क्रिस्टी कोवेंट्री इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अफ्रीकी बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस कुछ क्वेश्चन है। वह 24 जून 2025 को थॉमस बॉक की जगह लेगी। 24 जून 2025 को किसकी जगह लेगी? थॉमस बॉक की जगह लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लगता है ये। देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे ही कुछ देखिए। लियू जियाकुन एक चीनी वास्तुकार है जिसे 2025 में प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, लियू जियाकुन। क्लियर है? और प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगेन आई रिपीट, लियू जियाकुन हो गया। अब क्वेश्चन और भी है क्या? देखिए, सुनीता विलियम्स। देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये भी याद रखें। इसके साथ कौन थे ये? तो सुनीता विलियम्स के साथ कौन कहते? बुच विल्मोर। 5 जून 2025 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह के लिए लिए गए थे, लेकिन अंतरिक्ष खराबी के कारण उसका मिशन 9 महीने यानी 286 दिन तक हो गया था। क्वेश्चन आएगा कुल कितने दिन था? 286 क्वेश्चन आ चुका CBT में। और इसके साथ कौन थे? बुच विल्मोर थे। देखिए, ऑस्कर अवार्ड्स को याद कर ले। इसका तिथि कब हुआ था? तो 2 मार्च को हुआ था, जो कि 2025 में आयोजन हुआ था। डॉल्बी थिएटर में हुआ था। 57वां संस्करण था। और होस्ट किसने किया था? कॉनर ओब्रायन ने किया था। क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये क्लास सेशन? आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो आता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्लासेस क्या रहेगा। तो सेट नंबर मैं 24वां और 25वां लाऊंगा, तो देख लीजिए। करंट का अफेयर भी लाऊंगा और भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। क्लियर है? तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को? माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग को देखा हूँ। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।